नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मींस पिछले वीडियो में जो आरएल लोड हमने डिस्कशन किया था, यहाँ मैंने आरएल के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड कर दिया। बच्चों, आपको याद होगा कि फ्री व्हीलिंग डायोड से रिलेटेड ऑलरेडी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है और पर्पस ये था कि आप फ्री व्हीलिंग डायोड का इंपॉर्टेंस एज वेल एज एप्लीकेशन समझ पाए। तो आइए यहाँ पे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखेंगे कैसे आरएल लोड के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव स्पाइक्स आता था, आपको याद होगा एंगल बीटा तक मुझे डायोड फोर्सली टर्न ऑन होने की वजह से आउटपुट देता था और उस नेगेटिव स्पाइक की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया जो कि उस नेगेटिव स्पाइक को ओवरकम कर देगा। तो आइए कैसे काम करता है फ्री व्हीलिंग डायोड, कैसे नेगेटिव स्पाइक को खत्म कर रहा है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, ये सर्किट डायग्राम को आप देखिएगा, ये सर्किट डायग्राम फिगर 1 हमें सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में डिस्कस कर रहा है, जिसमें सप्लाई वोल्टेज मैंने लिया है Vs, दैट इज Vs यानी Vm sin ओमेगा टी। बच्चों, यहाँ एक स्विच मैंने लगाया S, जब एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को आइडियली मान के चलूंगा क्लोज हो रहा है। मैंने डायोड डी लगाया, जो डायोड यहाँ पे एज ए रेक्टिफायर काम करेगा और इस डायोड का अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू Vd। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे आरएल लोड के साथ में मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगाया, तो यहाँ जो एफडी लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड, जहाँ पे इसका जो कनेक्शन मैंने इस डायोड के कंपैरेटिवली रिवर्स में किया है ताकि जब वो डायोड ऑफ हो तब उस समय कंडक्ट कर सके। अदरवाइज अगर आप सेम कनेक्शन करेंगे तो फिर दोनों डायोड एक ही बार फॉरवर्ड बायस होंगे, एक ही बार रिवर्स बायस होंगे, तो इस फ्री व्हीलिंग डायोड के लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज उस कंडीशन में एक और प्रॉब्लम होगा कि जब भी फॉरवर्ड बायस पे काम करेगा तो डायोड जो लोड का जो करंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, जो शॉर्ट सर्किट बार ट्रीट करेगा। तो बच्चों, यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया जिसमें करंट जो फ्लो होगा दैट इज आई एफ डी। आई स्टैंड्स फॉर करंट, एफ स्टैंड्स फॉर फ्री व्हीलिंग और डी स्टैंड्स फॉर डायोड। तो आई एफ डी क्या बता रहा है? फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट। बच्चों, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वी आर, मैंने प्लस माइनस ले लिया। सिमिलरली एल यानी इंडक्टेंस का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वी एल, इसको भी प्लस माइनस ले लिया। आर रेसिस्टेंस होगा लोड का और एल उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा बच्चों इसका अक्रॉस वो कहलाएगा वी नॉट, और यही वोल्टेज पैरेलली फ्री व्हीलिंग डायोड के वोल्टेज के बराबर होगा और यही वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर भी होना चाहिए जब डायोड के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बच्चों, जब सर्किट कंडक्ट करेगा तो उस समय करंट कितना फ्लो होगा? आई नॉट, और जो सप्लाई का करंट होगा जिसको सोर्स करंट बोलेंगे, मैंने कितना मान लिया बच्चों उसको आई एस। तो आइए इसी वेवफॉर्म, इसी सर्किट डायग्राम को यूज करके हम वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे फ्री व्हीलिंग डायोड नेगेटिव स्पाइक को ओवरकम करता है। तो यहाँ वेवफॉर्म में देख पा रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले मैंने सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाया और जो सप्लाई वोल्टेज है ये Vs, और Vs की वैल्यू कितनी है बच्चों? दैट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो Vm वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये मैंने ले लिया, दिस इज इक्वल टू Vm। अब बच्चों, यहाँ पे दो प्रकार का लोड था, एक था रेसिस्टिव लोड, एक था इंडक्टिव लोड। तो मैं वोल्टेज अक्रॉस आर भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस एल भी कैलकुलेट करो, जो कि पुराने वीडियो में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो वी आर का कर्व होगा दैट इज वी आर, और जो वी एल का कर्व होगा बच्चों, ये डिफरेंस जो बन रहा है किसके किसके बीच में? वी एस और वी आर के बीच में ये जो कर्व बन रहा है दोनों स्पाइक्स में, ये क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू वी एल। आपको याद होगा पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये इसमें भी बनेगा और प्लस इस वाले वेव फॉर्म में भी, यानी जब भी पॉजिटिव स्पाइक होगा उसमें बनेगा। तो बच्चों, जो हाफ साइकिल होता है दैट इज इक्वल टू 0 से पाई। सिमिलरली जो फुल साइकिल होगा 0 से 2 पाई, और यहाँ जो होगा वो 3 पाई। अब यहाँ आप देख रहे होंगे जो मेरा रेसिस्टिव वोल्टेज है, रेसिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज है, वो कहाँ पे जीरो हो रहा है बच्चों? इस एंगल पे। तो इस एंगल को मैं मान के चल रहा हूँ बीटा। तो अब आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं। आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली कब मिलेगा? तो जैसे ही मैं अपने डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव
एनोड और कैथोड का क्रॉस नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करूंगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही मैं दूंगा, मेरा जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में जाने की कोशिश करेगा। और उस कंडीशन में बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा डिवाइस यानी इंडक्टर जो होगा वो चार्ज होगा। बहुत ही अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ अभी मैंने इस फ्रीव्हीलिंग डायोड में इसके एनोड का क्रॉस क्या दिया है बच्चों, नेगेटिव, और कैथोड का क्रॉस क्या दे दिया है मैंने, पॉजिटिव। और इस कंडीशन में ये क्या रहेगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा, यानी ऑफ मोड में चला जाएगा। तो इसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा सर्किट ऐसा मान के चल रहा है कि फ्रीव्हीलिंग डायोड है ही नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीरो से लेके पाई तक फ्री व्हीलिंग डायोड एक्ट तो नहीं कर रहा है, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज एज इट इज मिलेगा जैसे सिर्फ आरएल लोड में मिला था। लेकिन जैसे ही बच्चों पाइप एंगल पे हम पहुंचे, आप देखेंगे एक चमत्कार होगा, और वो क्या होगा कि पाइप पे पहुंचने के बाद जैसे ही नेगेटिव साइकिल होगा, यानी ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, यानी एनोड को माइनस और कैथोड को जब मैं प्लस दूंगा तो ये रिवर्स बायस होने की कोशिश करेगा, और उसी समय ये फॉरवर्ड बायस होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होगा तो पिछले केस में देखा था आपने, इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करके इसको फोर्सली टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहा था, जो अब नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उस कंडीशन में ये डिवाइस मेरा यानी फ्री व्हीलिंग डायोड एक्ट करेगा एज फॉरवर्ड बायस, और जो डिस्चार्जिंग करंट होगी वो इसी सर्किट के अंदर सर्कुलेट होंगी। ये इस डायोड को फोर्सली टर्न ऑन नहीं कर पाएगा, और यही रीजन है कि सोर्स से लोड की तरफ वोल्टेज नहीं आ रहा है, और मेरा आउटपुट वोल्टेज पाई पे आके जीरो हो जाएगा। पहले पाई से बीटा तक जो नेगेटिव स्पाइक मिलता था वो अब नेगेटिव स्पाइक नहीं मिलेगा। ये मेजर डिफरेंस है बच्चों आरएल लोड और आरएल विद फ्रीव्हीलिंग डायोड का। ये हम फुल वेव जब हम रेक्टिफिकेशन में, जब हम कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वही सेम कंसेप्ट वहां भी हम डेवलप करेंगे। अब बच्चों करंट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या करंट के साथ भी ऐसा होगा, क्या करंट का नेगेटिव स्पाइक जो मिल रहा था करंट में, जो पाई के बाद जो कंडक्शन हो रहा था, क्या वो नहीं होगा? तो नहीं बच्चों, वो तो नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि करंट तो मुझे दोनों केसेस में मिल रहा है। जब ये वाला डायोड एक्ट कर रहा है तो भी सर्किट लोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, आई नॉट। और जब इसको मैंने फोर्सली ऑफ कर दिया, यहाँ पे पाई पे फ्री व्हीलिंग डायोड एक्ट कर दिया, उस समय भी मुझे करंट मिल रहा है। एक करंट था चार्जिंग करंट, दूसरा करंट था डिस्चार्जिंग करंट। तो करंट तो मुझे दोनों टाइम में मिलेगा, बस अंतर यही होगा कि जीरो से लेके पाई तक करंट की वैल्यू इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, और यह मैक्सिमा के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होगी और वापस बीटा पे आके जीरो हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही डिस्चार्जिंग यानी पाई पे हम पहुंचेंगे तो मेरा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो काम करना स्टार्ट होगा, और उस कंडीशन में जो मेरा इंडक्टर चार्ज इंडक्टर है, जो अपने आप को अब डिस्चार्ज कर रहा है, जो VL वोल्टेज से चार्ज है, वो जो डिस्चार्ज कर रहा है, उस डिस्चार्ज की वजह से आई नॉट यानी डिस्चार्जिंग करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और उसी वजह से मुझे यहाँ पाई से लेकर बीटा तक भी करंट मिल रहा है। जबकि पाई से लेकर बीटा तक वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों? जीरो। जबकि करंट की वैल्यू मुझे मिल रही है। अब हम डायोड के वोल्टेज की बात कर लें तो बच्चों पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद करिएगा कि जब हमें वोल्टेज अक्रॉस अपनी जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिलना जैसे ही बंद हो जाएगा, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होना चालू हो जाएगा। तो पाई पे वोल्टेज मिलना बंद हो गया था, तो यहाँ पे पाई से लेके अगली 2 पाई तक डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज VD। यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? पाई से लेके 2 पाई तक, एक पॉजिटिव हाफ, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में। जबकि पिछले वेवफॉर्म में आरएल लोड में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वो बीटा से स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा। अब हम सप्लाई करंट की बात करें, जो सोर्स से हम करंट ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ जो सोर्स से करंट ले रहे हैं वो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जीरो से पाई तक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा जीरो से पाई तक बच्चों? देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म में कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? जीरो से पाई तक। बीटा तक नहीं मिला सोर्स करंट, जबकि लोड करंट भी बीटा तक मिल रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही नेगेटिव साइकिल, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया था बच्चों, तो ये जो डायोड था, ये इस कंडीशन में यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड मैंने लगाया था। तो जैसे ही नेगेटिव, ये फ्री व्हीलिंग डायोड था मेरा बच्चों, और ये मेरा लोड सर्किट था। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया था यानी माइनस प्लस, उस कंडीशन में ये क्या हो गया था बच्चों? रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस आने की वजह से जो IS की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी रिवर्स बायस कब आ रहा है बच्चों? पाई टू अगले 2 पाई तक, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। लेकिन उस कंडीशन में इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था, और डिस्चार्ज होने की वजह से
इसके अक्रॉस यानी इसको फॉरवर्ड बायस में कर दिया था, तो लोड का करंट तो मिल रहा था क्योंकि उस समय डिस्चार्ज हो रहा था, तो करंट तो सर्कुलेट हो रहा था लोड में, लेकिन सोर्स का जो करंट था वो क्या हो गया था इस ड्यूरेशन में जीरो था, इसीलिए आई एस की वैल्यू पाई पे ही जीरो हो जाएगी, पाई से बीटा तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस करंट कब मिलेगा। तो आप फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जो करंट मिल रहा है वो किस रेंज में मिल रहा है बच्चों, इसी रेंज में मिल रहा है। यानी इस रेंज का मतलब अगर फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट का वेवफॉर्म अगर मान लीजिए इसी में मैं आई एफ डी भी बना देता हूँ, तो आई एफ डी कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चों, इस वाले रेंज में। ये देखिएगा इस वाले रेंज में जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट, क्योंकि इतने ही दूर तक फ्री व्हीलिंग डायोड एक्टिव है, ऑन हो रहा है और ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा वेवफॉर्म में कि कैसे जो नेगेटिव स्पाइक था वोल्टेज का वो कौन यहाँ पे रिमूव कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड रिमूव कर रहा है। तो हमने आर एल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड का सर्किट डायग्राम एज वेल एज इसका वेवफॉर्म देख लिया। अब आगे हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कैसे वो पुराने आर एल लोड से डिफरेंट है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं और आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू में यहाँ आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस वेवफॉर्म का सहारा लेंगे और इस वेवफॉर्म में हम देख पा रहे होंगे जो मेरा कंडक्शन हो रहा है यानी आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ओमेगा टी इक्वल टू जीरो से ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक, क्योंकि नेगेटिव स्पाइक यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ इस वेवफॉर्म में लिख सकता हूँ जो ओमेगा टी का रेंज है बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके कहाँ तक मिल रहा है मुझे, पाई तक। तो आइए हम सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड का एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालते हैं। तो मैंने इसको वी नॉट लिख दिया, आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू, या भी एवरेज भी लिख सकते हैं। तो मैं लूंगा एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू जीरो से लेकर टू पाई, तो मैंने लिख दिया 1/2 पाई। अब यहाँ लिमिट में लगाऊंगा बच्चों, तो आप ही से मैं पूछता हूँ लिमिट आप फटाफट बताइए कि यहाँ पे लिमिट जीरो से लेके बीटा तक होगा, यानी लिमिट जीरो से बीटा तक लूँ जो मैं पहले वेवफॉर्म में लिया था, या फिर लिमिट जीरो से लेके पाई तक लूँ। आप सही बोल रहे हैं, लिमिट कहाँ से लेंगे बच्चों, जीरो से लेके पाई तक। क्यों लेंगे, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से जो नेगेटिव स्पाइक मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो लिमिट हो गया जीरो से पाई और फंक्शन हो गया वी एस, यानी वी एस को मैंने लिख दिया वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ वी एस भी लिख सकते हैं, वी एस डी ओमेगा टी, और एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, वी एस की जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब बच्चों वी एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो वी एम अपॉन टू पाई। अब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा जीरो से लेके पाई, और बच्चों जो इंटीग्रेशन था साइन ओमेगा टी का, यहाँ ध्यान रखिएगा डी ओमेगा टी वेरिएबल है, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और लिमिट ले लिया जीरो से लेके पाई तक, बीटा नहीं होगा बच्चों। अब माइनस मैंने बाहर कर लिया, तो वी एम अपॉन टू पाई कॉस ओमेगा टी में अपर लिमिट पुट करूंगा, कॉस पाई लोअर लिमिट पुट करूंगा ओमेगा टी के जगह पे जीरो, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा बच्चों। तो हमेशा के लिए एक मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल कराता हूँ, आप याद रखिएगा, साइन एन पाई आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो। आप इसको ट्रिक भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन थ्री पाई भी जीरो होता है, इसलिए साइन एन पाई हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो। लेकिन जो कॉस एन पाई होता है वो हमेशा जीरो नहीं होता, वो क्या होता है माइनस वन का पावर एन। नॉर्मली बच्चों जैसे कॉस पाई की बात करेंगे तो माइनस वन, कॉस टू पाई की बात करेंगे तो वन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब एन क्या होगा बच्चों, ऑड होगा, क्या होगा, ऑड। ऑड मतलब यानी वन हुआ, थ्री हुआ, फाइव हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन होगी। और जब एन क्या होगा बच्चों, इवन होगा, इवन मतलब यहाँ टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस वन होगी। तो अब आप अपने केस में देखिए कि आपकी जो पाई है यानी एन की वैल्यू कितनी है, वन, तो कॉस ऑड नंबर है, तो कॉस वन पाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन, तो माइनस वन, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो माइनस माइनस वन, तो माइनस टू हो गया, माइनस टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू हो गया, तो वैल्यू हो गई प्लस टू वी एम अपन टू पाई। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इवन पुरानी मैथमेटिकल एनालिसिस में भी हम ये कर चुके हैं, एक बार रिकॉल आपका हो रहा है बच्चों। तो टू वी एम अपन टू पाई, टू से टू कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, वी एम अपन पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट। कौन सा वैल्यू है बच्चों, ये एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब करंट निकालेंगे आर ए लोड का अक्रॉस, तो आर ए लोड में करंट निकालेंगे तो वी नॉट अपॉन आर, आर की वैल्यू आर ही रहेगी बच्चों, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी एम अपॉन पाई,
तो वीएम अपॉन पाई आर, ये हो गया। कौन सी यूनिट होगी बच्चों यहाँ पे? एम्पियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्मूथिंग, जो नेगेटिव स्पाइक था वोल्टेज का, वो हटा कैसे, किसकी वजह से नेगेटिव स्पाइक हट गया? जो कि आरए लोड में था, तो वो कहलाया फ्री व्हीलिंग डायोड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो आइए, आपके पेपर में जैसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में ऑल्सो मेंशन द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो आइए, फ्री व्हीलिंग डायोड के यहाँ बेनिफिट्स क्या क्या हुए देख लेता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट आप खुद ही बता सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्रिवेलिंग डायोड यूज किया, ये जो नेगेटिव स्पाइक था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि रिमूव नेगेटिव स्पाइक ऑफ वी नॉट, यानी वी नॉट कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट हुआ? जीरो से लेके पाई तक, पाई से लेके बीटा तक वी नॉट की वैल्यू कंडक्शन नहीं हुई, तो जीरो है। तो आपका कंडक्शन जिस रेंज तक चाहिए था उतना ही हुआ। जबरदस्ती यहाँ पे आपका इंडक्टर आपके डायोड को कंडक्ट नहीं कराया, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। कैसे एफिशिएंसी बढ़ गई बच्चों? तो पॉजिटिव साइकिल में तो मेरा डिवाइस कंडक्ट किया था, लेकिन जब जीरो से लेके पाई के बाद, यानी पाई से लेकर बीटा तक भी आपका आउटपुट करंट मिल रहा है, यानी आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो स्वाभाविक है नेगेटिव स्पाइक नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आउटपुट करंट अब आपको ज्यादा टाइम तक मिला, तो ओवरऑल जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी थी, आउटपुट थी, वो बढ़ गई। तो आउटपुट बढ़ने से स्वाभाविक है सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। आप ऐसा लिख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या यूज किया? फ्री व्हीलिंग डायोड। जैसे ही पाई के आगे, पाई से लेकर बीटा तक फ्री व्हीलिंग डायोड एक्टिव हुआ, उसने लोड के करंट को अपने थ्रू सर्कुलेट कराया, और उस कंडीशन में सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ गई। तीसरा एडवांटेज क्या लिख सकते हैं बच्चों? वो है करंट का जो वेवफॉर्म हुआ वो स्मूथर हुआ। करंट में बहुत ज्यादा पीक नहीं बना। अगर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं होता तो यहाँ से करंट सडन फॉल होता, और सडन फॉल होने की वजह से हो सकता है जिस एप्लीकेशन में मैं यूज करता वहां वो मेरे डिवाइस को डैमेज कर देता। यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करके मुझे बेनिफिट ये मिला कि मेरा डिवाइस का जो वेवफॉर्म रहा वो स्मूथर हो गया। मीन्स करंट की वैल्यू स्मूथली डिक्लाइन हुई, डिक्रीज हुई, तो मेरे सिस्टम को वो डैमेज नहीं करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ कि फ्री व्हीलिंग डायोड के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है। आई रिक्वेस्ट इस वीडियो के साथ आप उस वीडियो को भी जरूर रिफर करेंगे। तो आई होप आपने तीनों कंसेप्ट को समझ लिया होगा। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आरएल विद फील्ड डायोड का सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है, इसके मल्टीपल डायग्राम्स आप बना सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली आपने वेवफॉर्म में भी एनालाइज कर लिया कि वेवफॉर्म में यहाँ पे एक्सेस बच्चों क्या रहेगा, याद रखिएगा। अगर मैं मेंशन नहीं भी करूँ तो आप याद रखिएगा, एक्सेस मैंने क्या ले लिया है? ओमेगा टी ले लिया है। तो ओमेगा टी मैंने यहाँ पे एक्सेस में ले लिया। तो मैंने ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज में सप्लाई वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज, लोड करंट, डायोड का क्रॉस वोल्टेज, सप्लाई का जो करंट है, फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट है, ये पूरा एनालिसिस किया। आउटपुट इक्वेशंस हमने बनाए जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएंगे। आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। पुराने पेपर रिफर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है कि ये वेवफॉर्म नॉर्मली समझ में आता नहीं है। तो हो सकता है आपको ये वेवफॉर्म में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।